तो हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सब हिस्ट्री के बहुत ही चुनिंदा और सिलेक्टेड प्रश्नों को करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आने वाले आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनके एक भी प्रश्न को आप ना छोड़ें और वीडियो को शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि अग्रहार का अर्थ था। तो अग्रहार जो है वो मध्यकालीन भारत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक शब्द था। इस शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो देखिए, अग्रहार जो था इस शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते थे ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि भूमि अनुदान के लिए। तो जो ब्राह्मणों को राजा बसाते थे गांव में और उनको कर मुक्त भूमि जो है दान करते थे, उस भूमि को हम लोग क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घंटी यंत्र स्लैश तुला यंत्र का प्रयोग होता था। तो घंटी यंत्र और तुला यंत्र ये शब्द जो थे ये इस्तेमाल किए जाते थे खेत में सिंचाई के लिए। ठीक है, तो खेत में सिंचाई जो है बैलों के माध्यम से उस समय पानी को निकाला जाता था कुआं से, और उसी समय जो है घंटी यंत्र और तुला यंत्र का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, आप अगर स्टेट पीसीएस की भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी में भी आपको हमारे पीडीएफ हमारे वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न है ये यूपीएससी 2016 आईएएस के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2016 आईएएस के परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। सो फ्रेंड्स, हमें बहुत समय लगता है आपके लिए प्रश्नों को सिलेक्ट करने में, तो आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, वीडियो को लाइक करें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखें ताकि आपको बेनिफिट हो हमारे मेहनत का। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। तो देखिए, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के संदर्भ में एरीपत्ती का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो आप याद रखिएगा, एरीपत्ती का जो इस्तेमाल है यह जलाशय की भूमि से संबंधित था। कैसे था? तो जलाशय जिसे रिजर्वर कहते हैं, जिसमें पानी रिजर्व किया जाता है, वाटर स्टोर किया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो ग्रामीणों से जो कर वसूला जाता था, जो टैक्स लिया जाता था, इस टैक्स को ही क्या कहते थे? एरीपत्ती कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, एरीपत्ती है जलाशय को जो है मेंटेन करने के लिए, जलाशय को जो है मेंटेन करने के लिए, उसका मेंटेनेंस खर्चा निकालने के लिए जो टैक्स वसूला जाता था उसे हम सब एरीपत्ती कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व जो है वो कितना वसूला जाता था? तो याद रखिए, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व 1/6 से लेके 1/10 तक वसूला जाता था। यानी आप कोई भी खेती करते हैं, अनाज उपजाते हैं, उसका 1/6 से लेके 1/10 तक जो है आपको देना पड़ता था। ये टाइम टू टाइम वेरी करता था और ये डिपेंड करता था। याद रखिएगा, 1/6 से लेके 1/10 तक जो है भू राजस्व वसूला जाता था। किसके? हर्षवर्धन के काल में। ये एनसीईआरटी का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासक कनौज के शासक थे। ठीक है, तो कनौज ही जो है वहाँ की राजधानी थी। मौखरी शासक गुप्त काल के बाद आने वाली शासक था। ये लोग शासक थे, उस समय के वंश थे, और कनौज जो है इनकी राजधानी थी मौखरी शासकों की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट सारे प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को आप भूलिएगा नहीं, अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो पहली बार जो है भारत जो है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा किया था? आपको पता होगा, मेगास्थनीज। कौन ने? मेगास्थनीज ने सबसे पहली बार भारत का इन्होंने दौरा करा था। ये कौन थे? तो मेगास्थनीज एक इतिहासकार थे, एक राजनयिक थे। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जो भारत के बारे में बहुत सारे चीज़ों का चित्रण करती है, उनके बारे में बताती है। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया था और मेगास्थनीज को सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। कब भेजा गया था? तो 3री सेंचुरी ईसा पूर्व में जो है इनको भारत भेजा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, सभी से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? यानी कि एजुकेशनल जो सेंटर, इसमें से कौन नहीं था? कौशाम्बी जो है वो किसी भी प्रकार का एजुकेशनल सेंटर नहीं था। ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो देखिए, शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जामिनेशन में। तो देखिए 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में कौन से पुस्तक का जो है अनुवाद किया गया है, तो यह है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है कहानियों का मनोरंजन कहानियों का जो है एक किताब है। इसको जो है विष्णुगुप्त ने लिखा था। किसने? तो इसकी रचना जो है विष्णुगुप्त के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सॉरी, विष्णुगुप्त नहीं फ्रेंड्स, विष्णु शर्मा के द्वारा इस किताब को जो है, इस पुस्तक को जो है लिखा गया था, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो देखिए न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। एक्चुअली न्यूमिस्मेटिक्स ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, किसी भी मिसलेनियस क्वेश्चन के रूप में ये आता है। ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो न्यूमिस्मेटिक हम लोग क्या कहते हैं? सिक्कों का या फिर धातुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स किसे कहते हैं? सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हितोपदेश के लेखक थे। बहुत ही पॉपुलर किताब है हितोपदेश, और इसको किसके द्वारा लिखा गया था? तो हितोपदेश को जो है नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? नारायण पंडित के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। बहुत ही न्यूज़ में रहा है कुछ वर्ष पहले इसकी जो जब खोज हुई थी। तो याद रखिएगा अंकोर वाट जो है वो कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और हिंदू धर्म के लिए भी ये सबसे बड़ा मंदिर जो है अंगकोर वट ही है। कहाँ पे है? कंबोडिया में। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में जो है आदि मानव जो हुआ करते थे वो मनोरंजन कैसे करते थे? तो देखिए आदि मानव जो है मनोरंजन शिकार के मेथड से करते थे। शिकार के जरिए वो लोग जो है अपने आप को मनोरंजन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो चाल्कोलिथिक एज के नाम से कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा चाल्कोलिथिक ऐसा एज था कि इस समय हम लोग जो है ताम्र का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, इंसानों के द्वारा ताम्र का इस्तेमाल किया जाता था। तो ताम्र एज को, ताम्र युग को ही क्या कहते हैं? चाल्कोलिथिक, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि स्वप्नवास वदता के लेखक कौन हैं? तो देखिए स्वप्नवास वदता के जो लेखक हैं वो हैं भास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। पूछा गया है स्टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ट्रिकी है। तो स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? भास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो आपने याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बौद्धिज्म या बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए यह जो है विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक यानी कि जो हम इंसान हैं, हम सभी जो इंसान हैं, तो हमारे पूर्वज कौन थे? सबसे नज़दीकी पूर्वज इनमें से कौन है? हालांकि ये सभी है लेकिन सबसे नज़दीकी कौन है? तो सबसे नज़दीकी जो है वो क्रोमैग्नन है। क्रोमैग्नन से ही ट्रांसफॉर्म होकर हम लोग आज जो मानव हैं वो हम लोग बने हैं। तो याद रखिएगा क्रोमैग्नन जो है हमारे सबसे हाल के पूर्वज है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इंसानों के द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज को यूज़ किया गया था? तो इंसानों ने जो है सबसे पहले गेहूं और जौ को यूज़ करा था। किसे करा था? गेहूं और जौ को। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक देवनागरी लिपि जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो किसका जो है इसका प्राचीनतम जो रूप कौन सा था? यानी कि ये किससे ट्रांसफॉर्म होकर आज हमारे पास देवनागरी लिपि जो आई है, तो ब्रह्मी लिपि से ये जो है कन्वर्ट होकर देवनागरी लिपि को हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा था? वो था ब्रह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र पाषाण काल के महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस प्रकार दफना कर रखते थे? तो महाराष्ट्र के लोग जो है ताम्र पाषाण काल के समय में जो है मृतकों को कैसे दफना के रखते थे? तो ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दफना के रखते थे। कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफना के रखते हैं। यहाँ पे खुदाई की गई है, खुदाई से बहुत सारे जो है और डेड बॉडीज़ के जो है हड्डियों का जो ये मिला है, अवशेष मिला है, उससे पता चलता है कि ये लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो दफना के जो है मृतकों को रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भीमबेटका सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम शैल गुफाओं में जो शैलचित्र होते हैं उसमें इसका भी नाम आता है भीमबेटका का। तो याद रखिएगा कि गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भीमबेटका पूरी दुनिया में शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही प्राचीनतम शैलचित्र यहाँ पे निर्मित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, यानी कि सबसे लेटेस्ट कौन है इन सभी में। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था क्रो मैग्नन जो है वो सबसे नज़दीकी मानव है हमारा पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो है वो किसके बीच स्थित था। अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में जो है तक्षशिला स्थित था। किसके बीच में, सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला जो है स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, ये थे चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, कौन थे, चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी थी, यह लिपि थी ब्रह्मी। ब्रह्मी को जो है दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था। ये प्रश्न 50 बार से भी अधिक पूछा गया होगा या फिर 100 बार से भी अधिक ये प्रश्न पूछा गया होगा और ये आगे भी इसी तरह रिपीट होगा। तो इसको तो बस पी जाना है घोल के। विशाख दत्त के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। कौन, मुद्रा राक्षस। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बिहार जो था वह महान धार्मिक केंद्र था। तो बिहार था या है, तो बिहार जो है सिख धर्म के लिए भी, जैन धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के लिए भी, ये तीनों के लिए जो है महान धार्मिक केंद्र था। यानी कि ऑप्शन डी जो यहाँ पे है वो बिल्कुल करेक्ट है। इन सभी के लिए जो है महान धार्मिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो मानव ने सबसे पहले कौन से धातु को यूज़ करा था। तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा को यूज़ किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। उस समय वहाँ का शासक दाहिर था। कौन था, दाहिर। ऑप्शन बी राइट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाले शासक कौन थे, वो थे राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा ही विजय स्तंभ का जो है निर्माण कराया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे 30 सुपर सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर कर जाए। साथ ही साथ मैं सारे जो है वीडियोस की पीडीएफ जो बची हुई है उन सभी की पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से सारे जाके डाउनलोड कर लें। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।